MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगलाइजेशन। MSP minimum support price. MSP for all crops. बहुत से न्यूज एंकर्स और यूट्यूबर्स का दावा है कि अगर सरकार ने डिमांड पूरी कर दी तो देश की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, देश को 10 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा उठाना पड़ेगा। आखिर क्या सच्चाई है इसके पीछे की? क्या किसानों की डिमांड सही है या गलत? आइए समझते हैं फार्मिंग इंडस्ट्री की असलियत आज के इस वीडियो में। MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये वो दाम है जिससे ज्यादा में चीजें नहीं बेची जा सकती मार्केट में। MRP एग्जिस्ट करता है ताकि देश की आम जनता को, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, कोई भी कंपनी या दुकानदार हमें एक्सप्लॉइट ना करे। MRP नहीं होता तो आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों किस तरीके से लोगों को लूटा जाता। आप रेगिस्तान में हो, पानी की कमी हो रही है, ये लो पानी की बोतल 2000 रुपए की। आपके शहर में कुकिंग ऑयल की कमी हो रही है, ये लो 1000 रुपए पर लीटर का कुकिंग ऑयल खरीदो। अब MRP के ही कॉन्ट्रास्ट में इसकी उल्टी चीज है MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम किसानों को इतना दाम तो दिया ही जाएगा उनकी फसलों का। सेम रीजन है ताकि कंपनीज और मिडलमैन उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर सके। अगर खरीदने वालों ने एक माफिया बना रखा है तो किसान 2 रुपए पर किलो प्याज और 50 पैसे पर किलो गार्लिक बेचने पर मजबूर ना हो। कम से कम उसे एक मिनिमम प्राइस की तो गारंटी दी जाए। MRP की तरह MSP भी बड़ी लॉजिकल सी चीज है, इसलिए ज्यादातर पॉलिटिशियंस हमेशा इसके फेवर में ही खड़े हुए हैं। जैसे कि बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी 2014 से पहले। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर किसान के लिए वो सरदर्द बना हुआ है और सरकार के लिए वो मनमनसूबी करने का एक बहुत बड़ा तरीका बन गया। एक राज्य में गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक होगा, बगल के राज्य में दूसरा होगा। एक जगह पर चावल का एक रेट होगा, दूसरी जगह दूसरा रेट होगा, लेकिन सब जगह खरीदने वाली भारत सरकार। लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिलते। क्यों? दाम तय करने की नीति निर्धारित नहीं। वाह, कितने बढ़िया तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस प्रॉब्लम को समझाया। तालियां हो जाए इनके लिए। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं, सॉल्यूशन भी बताते हैं ये। आगे सुनिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके लिए एक नियम तय होंगे, उसके पैरामीटर तय होंगे, उसके आधार पर तय होगा। और इसीलिए हमने कहा है किसान का जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। भारत में MSP को इशू किया जाता है CACP के द्वारा, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइजेस। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी है जिसे 1965 में एस्टैब्लिश किया गया था और आज के दिन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर ये फंक्शन करती है। लेकिन सवाल ये कि MSP की कॉस्ट कैसे डिसाइड करी जाए, MSP कितनी होनी चाहिए आखिर। साल 2002 में एक कमेटी बनाई गई थी, हाई लेवल कमेटी ऑन लॉन्ग टर्म ग्रेन पॉलिसी, जिसे हेड किया जा रहा था इकोनॉमिस्ट अभिजीत सेन के द्वारा। इस कमेटी ने कहा कि MSP होनी चाहिए C2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पर C2 समझने के लिए हमें A2 और FL कॉस्ट को भी समझना पड़ेगा। पहले आती है A2 कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो किसानों को पे करनी पड़ती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर। किसान जो सीड्स खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदते हैं, लेबर को हायर करते हैं अपनी फील्ड में काम करने के लिए, फ्यूल का खर्चा जो आता है, ये सब A2 कॉस्ट है। इसके बाद आती है FL कॉस्ट। FL का फुल फॉर्म है फैमिली लेबर। ये वो कॉस्ट है जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है अनपेड फैमिली लेबर का। मतलब एक किसान जब अपने खेत में काम करता है, अक्सर उसके परिवार के लोग भी उसकी मदद करते हैं खेती करने में, और क्योंकि उसके परिवार के लोग अपना समय लगाकर उसके काम में हाथ बटा रहे हैं तो उनकी लेबर की भी तो कॉस्ट होगी। वो अपने समय में ये करने की जगह कोई और नौकरी भी कर सकते थे। नौकरी की उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने मिस किया। इस चीज को इकोनॉमिक्स में अक्सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। तो ये है A2 और FL कॉस्ट। CACP आज के दिन MSP डिसाइड करने के लिए A2 प्लस FL कॉस्ट को लेता है और उसका 1.5 टाइम्स कर देता है। इस तरीके से आज के दिन MSP डिसाइड करी जाती है। लेकिन अभिजीत सेन की कमेटी ने कहा था कि हमें C2 कॉस्ट को कंसीडर करना चाहिए। C2 का फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। C2 कॉस्ट में हम ना सिर्फ A2 और FL कॉस्ट को लेंगे बल्कि हम ओन्ड कैपिटल और रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड की कॉस्ट को भी कंसीडर करेंगे। इसे एक एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हो, जैसे कि एक फोटोग्राफर जिसका अपना खुद का फोटो स्टूडियो है। अपना काम करने के लिए उसे ना सिर्फ खर्चा उठाना पड़ता है फोटोज खींचने का, फोटोज प्रिंट कराने का, बल्कि कैमरा खरीदने का भी, स्टूडियो का रेंट पे करने का भी।
फोटोग्राफर के स्टूडियो की तरह एक किसान की जमीन की भी अपनी रेंटल वैल्यू होती है। अगर वो उसकी खुद की जमीन है तो वो एक कैपिटल है, और अगर वो उसकी खुद की जमीन नहीं है तो वो उस पर रेंट पे करता है। इसके अलावा एक फोटोग्राफर के कैमरे, स्टूडियो लाइट्स की तरह एक किसान को भी ट्रैक्टर खरीदना होता है, कल्टीवेटर खरीदना होता है। और किसान एक ट्रैक्टर को सिर्फ मजे मजे के लिए तो खरीद नहीं रहा है, खेती करने के लिए ही खरीदा जा रहा है ट्रैक्टर को, तो उस कॉस्ट को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। इन्हीं सब चीजों को ओन्ड कैपिटल एसेट्स कहा जाता है। और अभिजीत सेन की कमीशन रिपोर्ट ने यही कहा कि C2 कॉस्ट में हम A2 कॉस्ट, FL कॉस्ट और इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को भी इंक्लूड करें और फिर MSP का नया बेसिस बनाएं। इसके बाद दोस्तों एक स्वामीनाथन रिपोर्ट आती है। साल 2004 में MS स्वामीनाथन नाम के एक इंसान नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स को हेड कर रहे थे। शायद आपने इनका नाम ऑलरेडी सुना हो, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के ये वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स थे।